नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। तो आज दिन भर महापौर अधिवेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम महापौर हमारे साथ जुड़ेंगे और क्या क्या चुनौतियां कोरोना काल में रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस अधिवेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के साथ। जय प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद। जी जय प्रताप जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य भारत का जनसंख्या के लिहाज से, तो जाहिर है चुनौतियां भी बहुत सारी रही कोरोना की दूसरी लहर में। लेकिन टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट जिस नीति पर आपने काम किया, आपको लगता है वो नीति सफल रही और आने वाली जो तीसरी वेव है जिसकी तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें भी ये नीति कारगर होगी? बिल्कुल कारगर होगी। इस तरह से हम लोग से 2020 में वेव वैश्विक महामारी कोविड-19 का पहला वेव का मुकाबला किया था जी। और उसमें जब थी उस जानकारी को हासिल करने के लिए बहुत सारे नए नए चीज का अख्तियार किया गया। एक प्रबंधन की व्यवस्था तैयार की गई और उसके बाद से लेके अभी तक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उसमें ट्रीटमेंट का, ये तीनों चीज को एक नारा बना के हम लोग ने नीचे स्तर तक काफी डिटेल में एक एक पेशेंट का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसके साथ उसका उपचार और अन्य चीजों का हम लोग ने पूरा तैयारी किया था। 2020 के बाद जो अनुभव हमने सीखा और अपने चिकित्सालयों को हमने थोड़ा सा बेहतर किया, उसके बाद जो 2021 का इन्फेक्शन हमने देखा, ये बिल्कुल म्यूटेंट वैरायटी आने के कारण से इसका इन्फेक्शन बहुत तीव्र हो गया जी। और ये लगभग सभी के संक्रमण, उनके लंग्स में संक्रमण फैलने का एक वो हो गया था, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन और कई दवाओं की शॉर्टेज हो गई थी और पूरे देश में शॉर्टेज हो गई थी। उसके बाद उसका भी केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति करवाया और इंजेक्शन और अन्य दवाइयों का भी पूरा आपूर्ति किया। हमने अपने सिस्टम को और मजबूत कराया और आज के दिन हमारे पास जो संकेत विशेषज्ञ के द्वारा जो दिए गए हैं, उसके हिसाब से आज हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी जिला अस्पताल में और कुछ पीएचसी पर हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू की भी तैयारी होगी। ऑक्सीजन प्लांट हमारे बहुत सारे लग चुके हैं, सीएसआर के माध्यम से, एमपी एमएलए के निधि के माध्यम से, कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट, हर प्रकार का सुविधा हम लोग ने तैयार कर लिया है और ये हमारे आज के दिन में पूरी तरह से तैयार है। जी। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आने वाला है जय प्रताप जी, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में जो प्रदेश सरकार है वो कैसे इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और किन किन लोगों को शामिल किया गया? क्योंकि पिछली वेव में हमने देखा कि आपने टीम 9 जैसा एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें तमाम विभागों को साथ में जोड़ा गया। तो इस बार आगे की क्या तैयारियां? 2020 में मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार और उनके मार्गदर्शन में टीम 11 की बैठक हुई थी। टीम 11 इसलिए गठित किया गया कि जब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा लॉकडाउन, देश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया था, तो उसके जो परिणाम हुए थे, गरीबी रेखा के नीचे वाले जो दैनिक जीवन जो बिताते थे, जो रिक्शा वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, जो नाई है, धोबी है, मजदूर के जो वर्कर हैं, डेली वर्कर हैं, ये सारे लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा था और इसीलिए टीम 11 का बैठक प्रतिदिन हम करते थे कि उनको कितना हम संभाल पाएंगे। उनके खातों में 1000 रुपया देना, उनको राशन का एक बड़ा पैकेट देना महीना भर चलने के लिए। और उसी तरह जब हमारे 32 लाख प्रवासी मजदूर आए थे, तो ठीक उनका भी हम लोग ने क्वारंटीन सेंटर बनाना, उनका टेस्टिंग करना, उनका एक एक व्यक्ति का नाम नोट करके अपने कंप्यूटर में डालना और नीचे तक हम उनको गांव तक निगरानी समिति के माध्यम से उनका पूरा प्रबंधन करके देखना। तो जब टीम 11 का बैठक सफलतापूर्वक हमारे, और उसी में सफाई और सैनिटाइजेशन, सब गाँव में पूरी नालियां साफ कराना, ये सारी चीजें साथ साथ चलती थी। उद्योग के ऊपर कितना असर हो रहा था उसका भी एक चलता था। तो ये 8-10 चीजें जो है, जो अलग अलग विभाग से जुड़े हुए थे, इनका टीम 11 का गठन करने के बाद हुआ था। अब उसी टीम 11 को 2021 में टीम 9 कर दिया, उसको और थोड़ा सा समुचित कर दिया है और टीम 9 के भी वही सब कार्रवाई है।
जहाँ जहाँ हमारे निचले स्तर, गरीबी रेखा के नीचे लोग के जीवन स्तर में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उनको हम राशन देना, उनको हम 1,000 रुपया का उनको व्यवस्था करना, उनके खाते में डालना, राशन देना, कई चीजें हम लोग ने उसमें उनको किया ताकि उनकी जीवन बिल्कुल ठीक चले। मनरेगा को ज्यादा बढ़ाना ताकि मजदूर हमारा ज्यादा चले। उद्योग को अब की बार हमने उद्योग को बंद नहीं किया, मगर उद्योग तक मजदूर तक ले जाना, उनको वहां पहुंचाना, उनका पूरा व्यवस्था इंफ्रारेड थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर के द्वारा सब कुछ चेकिंग करना, हर एक उद्योग में, हर एक सरकारी कार्यालय में बहुत सारा काम हम लोग ने इस व्यवस्था के अंदर टीम 11 और टीम 9 के माध्यम से हम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। प्रतिदिन इसकी बैठक चलती है। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा जयप्रताप जी कि जो दूसरी वेव आई उसने जबरदस्त तबाही मचाई और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। हमने ऑक्सीजन की किल्लत देखी, हमने बेड की कमी देखी, हमने दवाइयों के लिए अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल देखा, और न सिर्फ आम लोग बल्कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री से लेकर विधायक तक तमाम लोग इस कोरोना की सेकेंड वेव से प्रभावित नजर आए। हम चाहते हैं न्यूज़ 1 इंडिया इस समय जितने भी लोग देख रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आप जो कहेंगे, हम चाहते हैं कि एक ऐसा मैसेज जाए तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों तक कि इस बार तैयारियां मुकम्मल हैं और इस बार जो पिछली तस्वीर रही उससे बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए, इसमें दो चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तो 2020 का पहला अनुभव, वो एक सामान्य रूप से जो वायरस आया था उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारे विशेषज्ञ पैनल ने दवाइयों का सूची बनाई थी वो हम देते थे उनको। उसमें बहुत ज्यादा संक्रमण फैला नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमारा 7,000 केसेस प्रतिदिन तक हमारा पीक हुआ था पिछले अगस्त में, उससे ज्यादा हमारा नहीं हुआ था। इस बार का जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि संक्रमण दूसरे तरह का था, म्यूटेंट, इसका जो वायरस का म्यूटेंट हो चुका है और सीधा हमारे लंग्स में इफेक्ट करने लगा, संक्रमण करने लगा, तो इसमें जो ऑक्सीजन की व्यवस्था और दूसरे इंजेक्शन की व्यवस्था जो केंद्र सरकार को पूरे देश में करना पड़ा, ये इसी तरह हम लोग ने इसका मुकाबला करा और पूरी चीजें आपको मैं बता भी चुका हूँ। तो अब ये तीसरा चरण जो आने की बात हो रही है, तीसरा वेव जो आने की बात है, जो तैयारियां तीसरे वेव के लिए जो हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ने हमको बोला, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू, हर एक मेडिकल कॉलेजेस में हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू 100 बेड के हमारे तैयार हो चुके हैं। ठीक है। 50 बेड हमारे जिला अस्पतालों पर तैयार हो गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमने अपने 7 या 8 पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार कर लिए। ज्यादा तक के हमारे प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से हमको ऑक्सीजन प्लांट लग गए, हमारे सब जगह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लग गए, वेंटिलेटर और बाईपैप मशीन, एचडीयू मशीन, ये सभी जगह टेस्ट करके सब चालू हो गया है। ठीक है। और इसके साथ हमारे सारी हॉस्पिटल की व्यवस्था हम लोग ने अभी 20 तारीख तक हमने पूरा कर लिया था, 20 जून तक। तो इस समय हमारी टीम लगी भी है कि अलग अलग टीम हमने अलग अलग जनपदों में भेजा है जो इसी का परीक्षण कर रहा है कि जितना हमने तैयारी किया वो सही तैयारी हुआ कि नहीं। ठीक है। और जो विशेषज्ञ के द्वारा कहा गया उसके मुताबिक आज हम पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है। जयप्रताप जी, विपक्ष लगातार हमलावर रहा और इस बीच उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को वैक्सीन लगी? 24 करोड़ की आबादी के साथ जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश को इस लिहाज से देखें तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वो बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं, तो निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है और कितने लोग अभी बाकी हैं? क्योंकि वैक्सीनेशन को सबसे जरूरी बचाव माना जा रहा है कोरोना की तीसरी वेव में। जी, अभी तो देखिए वैक्सीनेशन हमारा 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ जी। वैक्सीनेशन हमारा जब से देखिए 16 जनवरी से जब से प्रारंभ हुआ था, तब से लेके हमारा, जिसमें हमारे हेल्थ लाइन वर्कर, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर 60+ कोमॉर्बिडिटी वाले और उसके साथ 45+ और अब 18 to 44, ये सब मिला के हमारा टोटल हमारा लग चुका है 2,98,66,130 जी। इतने वैक्सीन हमारे लग चुके हैं। लेकिन जयप्रताप जी, अभी भी अगर आपका आंकड़ा मैं अपने सामने रखती हूँ तो अगर मान लिया जाए कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा है तो अभी भी 21 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगनी बाकी है। कब तक ये टारगेट पूरा हो पाएगा? ये तो आप सभी लोग को समझना चाहिए और जो विपक्ष के लोग इधर की बात करते हैं
तो जितना वैक्सीन हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उसका एकदम खुला किताब है जी। कि जो कोविशील्ड हमारा है, जो कोविशील्ड जो बन रहा है उसका 6 करोड़ प्रति महीना उनका एक वो है प्रोडक्शन है जी। और 1 करोड़ प्रति महीना कोवैक्सीन का है। ठीक तो है। दोनों का कैलकुलेशन आप करिए तो 16 जनवरी से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बराबर के रूप में सबको दिया। हम 24 करोड़ की आबादी है तो हमको जितना मिला उतना हम वैक्सीनेशन करते गए जी। अभी बीच में जब इसमें तय हुआ था केंद्र सरकार ने कि सभी राज्यों को अपने संसाधन से खरीदना पड़ेगा और 1 मई से हमको 1844 शुरू करना था, तो हमने अपने संसाधनों से दोनों कंपनियों से खरीदा और जितना उन्होंने हमको दिया उतना हम करते गए। बाद में ये तय हो गया कि 21 जून से केंद्र सरकार अब पूरे देश में सबको फ्री वैक्सीन खरीद के देगी। हाँ, तो उसके बाद हमको जितना भी वैक्सीन उपलब्ध हुआ उतना हमने लगाया अभी जी। और अभी 18 से 44 वाले में जी। हम प्रतिदिन हम करीब 8,35,000, 8,03,000 इस तरह का हम डेली कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि उत्पादन बढ़ाए जाने की जरूरत है जय प्रताप जी, क्योंकि थर्ड वेव इज ऑन हेड, बिल्कुल सिर पर आप कह सकते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो जाहिर है जो तैयारियों में कमी पिछली दफा रही वो इस बार न रहे। आपको लगता है कि उत्पादन बढ़ाए जाने की जरूरत है? उत्पादन बढ़ भी रहा है। दोनों कंपनियों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करके अलग अलग साइट पर जो इस तरह के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ टाइप करके उनके प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है। ये जुलाई में उनके प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आपका स्पुतनिक भी कंफर्म हो चुका है। अभी स्पुतनिक का जो वैक्सीन है वो विदेश से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, वो भी काफी मात्रा में आ रहा है। 2 वैक्सीन और आपके हैं, उसमें एक 2 वैक्सीन और है, जो एक फाइजर है और एक मॉडर्ना है। ठीक है। ये दोनों उस लेवल पर आ गए जिनका इनका क्या बोलते क्लिनिकल ट्रायल इनका हो चुका है और इन लोग का फाइनलाइजेशन होने जा रहा है। तो ये भी आ जाएंगे। प्लस भारत सरकार ने ये भी कह दिया कि अब विदेश से जो भी वैक्सीन देना चाहते हैं भारत में, उसको हम टोटली उसको बिना आईसीएमआर की गाइडलाइन को उसको हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि वहाँ अप्रूव्ड वैक्सीन है। तो हमारे यहाँ आएगा तो हम उसको भी यूज करेंगे। ठीक है। तो सब मिला के हमको लगता है जुलाई से हो जाएगा। मैं आपको एक चीज खाली बताना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट 18 to 44 का वो 1 करोड़ था इस महीने का, जून का, जब हमने स्टार्ट किया था। और इसको हमने ऑलरेडी 1 करोड़ हमने ऑलरेडी 24 जून तक पूरा कर लिया था। अब 1 जुलाई से हमारे जैसी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, हम 10 से 12 लाख प्रतिदिन का हम वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ठीक है। और इसी हिसाब से हमारा प्रयास है कि 3 करोड़ हम जुलाई में करेंगे, ये हमारा प्रयास। ठीक है सर, क्या कोई डेडलाइन न्यूज़ वन इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर तमाम उत्तर प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर कोई डेडलाइन दे पाएंगे आपकी, कब तक ऑलमोस्ट तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश की वैक्सीन लग जाएगी? मुझे लगता है कि दिसंबर 2021 तक अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलेगा तो हम इसको भी पूरा कर लेंगे। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि थर्ड वेव, आपने अभी खुद कहा कि थर्ड वेव बच्चों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी, सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, लेकिन अब तक बच्चों पर जो ट्रायल होना है वैक्सीन का वो हमारा अभी तक फेजेस में चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो कैसे हम बच्चों को बचाने का प्रयास करेंगे थर्ड वेव में? देखिए, 2 बात इसमें है। एक तो क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा है जिस भी कंपनी का, अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसमें 2-3 समय लगेगा। बहुत जल्दीबाजी में कोई वैक्सीन बनाया नहीं जाता है। वैसे भी वैक्सीन हम लोग का जो बनता है वो 4 से 5 साल लगता है। ठीक है। इस बार पूरे विश्व में ये वैक्सीन जल्दी बना है, तो इसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो अपने जगह पर है। दूसरी बात, हमने जो बच्चों के ऊपर संक्रमण होने की जो बात कही जा रही है उसकी तैयारी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक के द्वारा हमने कर ली है। और तीसरी बात, जो अभी आपका डेल्टा प्लस का जो 44 केस या 48 केस आ चुके हैं 3 राज्यों में, उनका परीक्षण भी अब आईसीएमआर के द्वारा किया जा रहा है। उसमें 2 लोग का मृत्यु हुआ था, जिसमें एक आदमी का जो मृत्यु हुआ था उसने किसी तरह का वैक्सीनेशन नहीं लगाया था। दूसरे का भी परीक्षण हो रहा है कि कितना वो डेल्टा 2 वायरस ने इन्फेक्ट किया, बॉडी के किस पार्ट में वो इन्फेक्ट किया, कितना जल्दी किया, कब से उसको लगा, ये सारी चीजें का परीक्षण हो रहा है। और उसका परीक्षण होने के बाद उसका परिणाम जो आएगा, उसका रिजल्ट जो भी आएगा, तो वो आईसीएमआर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हम लोग को गाइडलाइन सभी पूरे देश में देने जा रही है। और उसी हिसाब से हम लोग का थर्ड वेव का जितना हम लोग को संकेत मिलेगा उसका तैयारी कर लेंगे। ठीक है सर, मैं विपक्ष के आरोपों पर आती हूँ, और विपक्ष के आरोप थोड़े से ज्यादा गंभीर है। विपक्ष कह रहा है कि मौतों की तादाद छिपाई गई है, विपक्ष ने तमाम अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। इन सारे आरोपों पर जवाब क्या है आपका? पहली बात तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही खाली बोलना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में वो हमारे साथ तो है नहीं। तो सरकार को जब कोई मान लीजिए जनता ने हमको चुन के भेजा 5 साल के लिए, और हमारे ही सरकार में वैश्विक महामारी आएगी, तो हमने जो अपना सिस्टम को अडॉप्ट किया
हमने जो अपना प्रबंधन को अपडेट किया उसका रूपरेखा थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया। अब रह गया कि मौत के आंकड़े कितने कम हैं, ज्यादा हैं, तो उनके पास अगर कोई आंकड़े आते हैं किस तरह से वो बताना चाहते हैं वो हमको बता दें, या हमारे प्रबंधन में कमी है तो उसको बताएं। विपक्ष से तो बराबर हम लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप अपना सुझाव दीजिए, हमारे अंदर कोई कमी होगा तो उसको हम सुधार करेंगे। जहां तक मृत्यु की बात होती है, मौतों की बात होती है, तो हमारा सिस्टम बहुत क्लियर है। हर एक इन्फॉर्मेशन हमारा पोर्टल पर आता है और वो पब्लिक, ओपन टू पब्लिक है। तो पोर्टल पर जितने भी हमारे मृत्यु हमारे सरकारी अस्पताल में, हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या अन्य कॉलेज हॉस्पिटल में कहीं भी पूरे प्रदेश में होता है तो तत्काल उनको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। जी, उत्तर उस हिसाब प्रदेश से हमको ट्रीटमेंट के हिसाब से जितने भी हमारे पेशेंट जाते हैं अस्पताल में मृत्यु होने के बाद उनका अपलोड होता है, वो अपलोड फिगर हम उसको पोर्टल पर डाल के उसको पब्लिसाइज कर देते हैं, वो सबको मालूम है। अखिलेश यादव को जवाब क्या है आपका, क्योंकि वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर, क्या कहेंगे आप उन्हें? अब अखिलेश यादव जी को हम क्या बताएं? पहले तो उन्होंने बोल दिया कि हम भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, अब बोल रहे हैं कि वो भारत का टीका है। तो भाई उनको तो राजनीति आती ही नहीं है। बहुत जल्दी उनको कुर्सी मिल गई मुख्यमंत्री का, इतने जल्दी मिल गई कि मुलायम सिंह जैसे जमे जमाए नेता, जो जमीन से जुड़े हुए नेता, उनका विरासत लेके वो लग वहां आ गए। उनके जगह पर तो उनके चाचा होते तब भी ठीक होता। इनको तो कुछ राजनीति के बारे में बोलना नहीं चाहिए। इतना गंभीर मामला पूरे देश का, वैसे महामारी आया, पूरे विश्व में आया, और आप इस टीका को भी आपने भाजपा कह दिया और कुछ दिन के बाद आपको कोरोना हुआ, आपने कहा भारत का टीका है, चुप्पे से जाके अब लगा भी लिए अपना और सारा आपने निपटा दिया। तो उनका क्या जवाब देंगे? वो चले, वो चुनाव में आए, देखा जाए, वो अपना चले, लड़ाई लड़े अपना। ऑक्सीजन की क्राइसिस को लेकर कोरोना की सेकेंड वेव में हम सब ने लगातार तस्वीरें देखी, लगातार हम सब ने अव्यवस्थाओं की खबरें लोगों को बताई और पढ़ी भी, सुनी भी। अब जब हम इन तमाम चीजों पर चर्चा कर रहे हैं और कल एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की तरफ से भी आई है, उस पर आपका कोई रिएक्शन? ये जो ऑक्सीजन क्राइसिस पैदा हुआ देश में, इसके पीछे क्या आपका तर्क? देखिए, मैंने पहले बोला था कि ऑक्सीजन क्राइसिस पैदा होने का कारण यही है कि वो वायरस जिसको हमने 20 में ट्रीट किया था, हाँ। वो वायरस म्यूटेट होके संक्रमण हमारे लंग्स में करने लगा जी। और उसका देखिए दो चीज हुआ। पिछले साल हमको कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। हमारा L1, L2, L3 व्यवस्था था, आराम से पेशेंट जाता था, जिस तरह का व्यवस्था था उसको पूरा हो जाता था। अब जब आपका संक्रमण होने लगा, आपका लंग संक्रमण होने लगा, फेफड़े में इन्फेक्शन आ गया, तो अधिकांश टाइम जब आप अपना टेस्टिंग कराते थे तो बहुत बार हम लोगों ने देखा कि टेस्टिंग में RT-PCR या एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता था। 15 दिन के बाद आपके इन्फेक्शन हो जाता था लंग्स में और उस तरह से वो आदमी जब तक भाग के आता उसको ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी। इस बार हमने ऑक्सीजन की किल्लत, हमको इतना तक हो गया कि कोई L1 वाली व्यवस्था जिसमें बिना ऑक्सीजन का पेशेंट हमको नहीं मिला, जो भी पेशेंट आया वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये पूरे देश में जब ये फैल गया तो जितनी ऑक्सीजन आपका प्रदेश में लगता है उसके कम से कम 200-500 गुना ऑक्सीजन लगने लगा और ये सभी प्रदेशों में आ गया। ठीक है। तब आपके प्रधानमंत्री ने विदेश से भी ऑक्सीजन बनाया। हमारे मैन्युफैक्चरर का इंडस्ट्रियल वाला रोक के हम लोग को आवंटन कराया। हम अपना ऑक्सीजन, जैसे आपने देखा था, बोकारो और जामनगर से भी लेके आए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से आए, प्लेन से आए, रोड से आए। हर हालत में हमने मेंटेन किया अपना ऑक्सीजन और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन करने के बाद हमने उन होम आइसोलेशन पेशेंट्स को भी हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया। ठीक है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता जाहिर करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को भी ऑक्सीजन सप्लाई पर चिंता जाहिर करनी पड़ी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था तो उस समय उनको पता भी नहीं था कि कितना ऑक्सीजन सप्लाई देश के अंदर आ रहा है, कैसे उसमें आवंटन हो रहा है। दिल्ली के सरकार ने जाके कुछ अपना आरोप लगाया कि हमको ऑक्सीजन मिलता नहीं है। उनकी, हमारा 24 करोड़ की आबादी, हमारे पेशेंट की संख्या ज्यादा और हमको दिल्ली से भी कम ऑक्सीजन आवंटन हुआ था, फिर भी हमने किसी से कुछ नहीं कहा। हमने जितना ऑक्सीजन हमारा 7-8 हजार मीट्रिक टन था वो हमने विभिन्न जनपदों से, विभिन्न प्रदेशों से जहां हमारा अलॉटमेंट था वहां से हम लेके आए। सर, अंतिम 3 सवाल पूछ रही हूँ आपसे। जी, अंतिम 3 सवाल पूछ रही हूँ आपसे। विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता नजर आया कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं और दूसरी पार्टियों के जो प्रदेश हैं जहां पर उनका रूल है तो पक्षपात हुआ है, विपक्ष का ये भी आरोप है। देखिए, हम दूसरे प्रदेशों के बारे में नहीं कहेंगे। हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, वो आप भी जानते हैं पूरे देश में। 24 करोड़ की आबादी को कितना ऑक्सीजन लगा, वो 8000 मीट्रिक टन भी हमारे लिए कम था। फिर भी हमने अपने बहुत सारे बंद हमारे रीफिलर प्लांट थे, उनको भी हमने रीस्टार्ट किया, पैसा देके हमने लोन देके रीस्टार्ट किया, वहां से भी ऑक्सीजन लाए।
हमारे ये शुगर मिल से भी हमको ऑक्सीजन हमने एक नए तरीका से निकाल के उनसे भी करवाया गया। बहुत सारी इंडस्ट्री ने भी अपना ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू किया। जी। इस हिसाब से हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाया और जितना हमको बाहर से मिलना पड़ता है वो भी हमने लिया। तो सर, आप इंश्योर करेंगे कि इस बार अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो हम इतनी भयावह तस्वीर नहीं देखेंगे? जहां तक ऑक्सीजन की किल्लत है, जहां तक रेमडेसिविर की किल्लत है, जहां तक एम्फोटेरिसिन की किल्लत है, जो ब्लैक फंगस का किसी तरह का कमी अब इस प्रदेश में देश में नहीं होगा। इसका सारा चीज का मैनेजमेंट प्रधानमंत्री स्तर से केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है और हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना मैनेजमेंट करके हमने तैयार कर लिया। ठीक है, अंतिम सवाल सर, कालाबाजारी पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका। लोगों ने 2 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचा, इस पर क्या कोई अंकुश लगा पाएंगे हम? देखिए, ये तो हमारा समाज का एक बहुत बड़ी बुराई है कि आपदा में भी हम अवसर तलाशने लगते हैं। इसी आपदा में जब लोग मर रहे थे, परेशान थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ब्लैक हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी ब्लैक हो रही थी, एम्बुलेंस जिसको 2,000 रुपया लेना था तो वो 20,000 रुपया लेता था। और इसी तरह आपके हॉस्पिटल के जो चार्जेस थे, निजी हॉस्पिटल जितना उनको लेना था उसके 10 गुना ज्यादा वो लेते थे। सर, हम अंकुश लगा पाएंगे इन तमाम चीजों पर? अंकुश लगा पाएंगे हम कुछ हद तक? सब पर लग गया, ऑक्सीजन पर लग गया, सब पर लग गया। सब ब्लैक मार्केटिंग में जितने लोग थे अधिकांश लोग पकड़े गए। कम से कम 9,000 लोग जेल में चले गए। बहुत सारी संख्या में हमारे मुकदमा कर लिया। अब ये सब नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जय प्रताप जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया को समय देने के लिए और तमाम चीजों पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो जय प्रताप सिंह, महापौर अधिवेशन की शुरुआत उन्हीं के साथ हुई, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, 7 बार के विधायक, और जिन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि इस बार अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, कोरोना का कहर देश पर आता है, तो फिर हर स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है, जो कि देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, सबसे ज्यादा चुनौती वाला राज्य है।